आगे चलते हैं पश्चात कर्म की ओर। तो पश्चात कर्म में अब हम, क्योंकि विरेचन किसी को 10 से 30 बार हमने कहा कि वेग आए हैं, तो उसके हिसाब से अब उसकी डाइट हमें प्लान करनी पड़ती है, पूरी पथ्य कल्पना तैयार करनी पड़ती है। इस पथ्य कल्पना के अंतर्गत हम चावल का पानी, चावल, उसमें मूंग की दाल का पानी या खिचड़ी, इनका यूज करते हैं। तो ये जो पथ्य कल्पना होती है, ये 3, 5, 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। पेशेंट को इसी के हिसाब से अपना डाइट चार्ट बना के देते हैं, उसको इसे फॉलो करना होता है। और जब उसका ये पूरा हो जाता है, शेड्यूल पूरा हो जाता है, तब हम मानते हैं कि हाँ, पेशेंट का प्रॉपर विरेचन कर्म हो गया है। अब इसके बाद वो नेक्स्ट कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स लेना चाहे या अन्य फर्दर किसी और प्रोसेस पे जाना चाहे या ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करा रहा है तो उसके लिए हम ओरल मेडिकेशन शुरू करना चाहें, वो हम उसके विरेचन हो जाने के बाद पूरा करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, ये था हमारा मॉड्यूल 2, जिसमें हमने पूरा विरेचन कर्म क्या है, इसे कैसे करते हैं, शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि विरेचन कर्म क्या है और ओपीडी लेवल पे या आईपीडी लेवल पे हम इसको कैसे हॉस्पिटल में कराते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये घर पे करने वाला विरेचन कर्म नहीं है, इसको पूरी तरह डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है। तो इसीलिए उम्मीद है कि विरेचन संबंधित आपको कुछ जानकारी आज यहाँ पे मिल पाई होगी। अब हम देखते हैं कि प्रधान कर्म के अंतर्गत हमने जो औषधि प्रिपेयर की है पेशेंट के अकॉर्डिंग और उसकी मात्रा डिसाइड करके हमने रोगी को जब पिलाएंगे तो उसके पहले भी एक बार हम उसका अभ्यंग और स्वेदन कराएंगे। उसके बाद हम उसे औषधि का पान कराएंगे। औषधि के पान के साथ हम उसे कुछ चीजें समझाएंगे, जैसे उस दिन उसे रेस्ट लेना है, कुछ और काम नहीं करना, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद विरेचन के वेग आने शुरू हो जाते हैं। विरेचन के वेग आने शुरू होते हैं तो इसके पहले हमें उसका बीपी कंट्रोल में रखना होता है। बीपी सही है कि नहीं वो हमेशा देखना होता है। हर 2 घंटे पे हमें बीपी मेजर करना होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमें हिदायत दी जाती है पेशेंट को कि ORS बार-बार लेते रहना है ताकि पेशेंट का बीपी मेंटेन किया जा सके। इसके बाद क्योंकि लूज मोशन का एक ये तरीके प्रोसेस है, तो इसमें पेशेंट को बार-बार लूज मोशन का एक वेग आते हैं, जिनकी हम पेशेंट को संख्या गिनने के लिए बोलते हैं कि वो आपके 10 तक हो सकते हैं, 10 से 20 भी हो सकते हैं, 20 से 30 भी हो सकते हैं। और लास्ट में पेशेंट को ऐसा म्यूकस जैसा कफ आता हुआ दिखता है। तो ये संख्या डिपेंड करती है शुद्धि कि पेशेंट की शुद्धि किस प्रकार की हुई है, उसकी प्रवर शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है या अवर शुद्धि हुई है। तो ये शुद्धि के लक्षण, इससे में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के लक्षण क्या आ रहे हैं, मतलब वेगों की संख्या कितनी आई है, लास्ट में कफ आया कि नहीं आया, इन सब के बाद भी कि पेशेंट को क्या शरीर में एक हल्कापन लगा है, क्या उसको पहले से जो भूख दिन भर से नहीं लगी थी शाम तक आते आते क्या उसको भूख लगनी शुरू हुई है, बॉडी एकदम लाइट फील होती है, भूख लगने लगती है, अच्छे से प्यास लगने लगती है। और इस तरह पेशेंट का जो मन होता है वो प्रसन्न हो जाता है, मतलब माइंड भी उसका रिलैक्स हो जाता है। तो ये हम कहेंगे इस तरह फुल बॉडी रिलैक्स होने के बाद पेशेंट का हम मानेंगे कि उसका विरेचन कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद से हम उसकी जो डाइट है उस पे उसको लेके चलेंगे। तो जो सेम डे शाम की डाइट रहेगी वो सबसे हल्की, यानी हम उसमें चावल का माड़ हम तैयार करवाते हैं, यानी केवल उसका पानी जो रहेगा चावल को पका के माड़ के रूप में वो देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 3 to 7 डेज हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कितने दिन के लिए डाइट चार्ट फॉलो करवाना है। तो ये जो डाइट चार्ट रहता है इसमें भी हम पर्टिकुलर चावल का पानी हुआ या घुटा हुआ चावल हुआ, इसके अलावा जो मूंग की दाल का पानी हुआ या हम खिचड़ी, ये 4 चीजें हम इसमें एडवाइस करते हैं पेशेंट को और पूरा एक डाइट प्लान बना के देते हैं कि कब उसको क्या खाना है। बाकी सब चीजें परहेज पे रहती है, क्योंकि पूरे पंचकर्म में जो मेन है वो पथ्य अपथ्य है। पेशेंट को पूरा अपना मन को नियंत्रण करके कराना होता है, तभी हमें पूरा रिजल्ट देखने को मिलता है। और जब हमारा ये डाइट प्लान पूरा हो जाता है, पेशेंट की अग्नि बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है, पेशेंट को अच्छे से भूख लगने लगती है, डाइट नॉर्मल डाइट यानी दाल चावल रोटी सब्जी पे पेशेंट आ जाता है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अब कौन सी मेडिसिन देनी है। अगर किसी रोग के अंतर्गत उसने विरेचन कराया है तो हम उस रोगी की पर्टिकुलर चिकित्सा पे जाते हैं। और अगर उसने प्रोमोटिव मेथड में करवाया है तो हम उसे रसायन थेरेपी देंगे, यानी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए या मेमोरी वगैरह एनहेंस करने के लिए अगर उसे चाहिए रसायन के रूप में, तब वो वाली मेडिसिन दी जाती है। या अगर फुल बॉडी शोधन कराना है तो नेक्स्ट उसे वस्ती कराना है। तो इस तरह हम प्लान करते हैं कि अब इसके बाद उसे नेक्स्ट क्या कराना है। तो यहाँ हमारा विरेचन कर्म जो होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये भी है
क्योंकि एक हमारा ये पुनः शोधन के रूप में जो हमने विरेचन देखा, ये विरेचन क्रिया कहलाती है। इसके साथ-साथ एक नित्य विरेचन की कैटेगरी भी हम देखते हैं। नित्य विरेचन के अंतर्गत हम जिन रोगियों का कोस्ट क्लियर नहीं होता, पेट रोज साफ नहीं हो रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको भी हमें एक मेडिसिन के फॉर्म मेडिसिन देनी होती है। हमें मेनली रात के टाइम दी जाती है ताकि सुबह मोशन क्लियर हो जाए। इस तरह की ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये नित्य विरेचन के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हमें किसी भी पूर्व कर्म या प्रधान कर्म, पश्चात कर्म में हम इसे डिवाइड नहीं करते। ये नित्य विरेचन केवल हमें ओरल मेडिसिन संशमन के तौर पे हम एक दवाई खाने के लिए रात में देते हैं। और जबकि जो हमारा ये विरेचन कर्म जो हम पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये हमारा पूरा ही पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म 3 फॉर्म में बटा हुआ है। और इसको कंप्लीट होने के बाद ही हम इसे मानेंगे कि पूरा बॉडी का ये शोधन करता है। और ये शोधन इसीलिए ये केवल जीआईटी लेवल का शोधन नहीं करता, क्योंकि जीआईटी लेवल का शोधन तो नित्य विरेचन से ही हो जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि